नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं हिंदी का जो सेशन चल रहा था उसी को स्टार्ट करेंगे और आगे ले चलेंगे। तो गर्मी तो बहुत है बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। तो चीज़ें स्टार्ट होंगी और आगे चलेंगे आराम से। अभी तक हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं, एक तो पूरा वर्णमाला और दूसरा जो पढ़े हैं हम लोग वो क्या पढ़े हैं आपका पूरा जो है विराम चिन्ह वगैरह 20 के 20 पढ़ डाले हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाकी चीज़ें आपको बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। वर्णमाला में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। तो चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी और आराम से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें 2-3-4 क्लास लगेगी, अभी नॉर्मल नहीं है। देखिए मेनली क्या है कि जो मेन क्लासेस होंगी ये होंगी, ये वाला सेशन जो है ये मेन है, यहीं से चीज़ें निकलना है। बाकी ये सब तो खाली आपको थोड़ा बहुत समझ लेना है, ये तो पूरा सब याद करना पड़ेगा आपको, ये आपका काम है। ठीक है, हम आपको चीज़ें बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोग एक काम करिएगा, अगर हो सके तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए कि शेयर बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, आपका अपना ही चैनल है। बाकी देखिए मस्त से, और कहीं से भी कंपेयर करिएगा ठीक ही ठाक चलेगा, इतना तो विश्वास है कि ठीक ही चलेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, जितनी चीज़ों के जितने प्रकार यहाँ लिखे हैं इसको हल्के में मत लीजिए। बहुत सारी किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा गया है या बहुत कम लिख दिया गया है। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ बहुत कंप्लीट लिखी हैं और कहीं ना कहीं सोर्स ठीक से यूज करके लिख लिया है मैंने। डाटा को देखो ख़राब ना करने की वजह से ही लिखा गया है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। आ जाएगा कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, आप 4 भी मार सकते हो, 2 भी मार सकते हो, 3 भी। तो 3 एग्जैक्टली याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे उत्पत्ति के आधार पे 4 लिखा है, कहीं कहीं 5 है। ठीक, तो 5 नहीं होता, 4 ही है, ये याद रखना है। अर्थ के आधार पे 3 है, ये भी याद रखना है। ठीक, बहुत जगह बहुत कुछ है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, ऐसे ऐसे बहुत सारे, लेकिन वो सब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो हमारे काम की नहीं है। तो इतना समझ के चलिए, जितना यहाँ लिखा है आप इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी क्लेम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, मैंने ढूंढा है, चीज़ों को ढूंढ के लिखा है। कोई ऑथेंटिक बुक्स हैं उन्हीं से लिखा है, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे, उनका प्रयोग किया है। एक किताब और आती है हरदेव बाहरी की, उसका प्रयोग किया है। इन्हीं 2 किताबों को मूलतः प्रयोग किया गया। बाकी ऐसा नहीं है, रेफरेंस बुक और भी सारे हैं जो नॉर्मली प्रैक्टिस के आ रही हैं, लेकिन ये दोनों ऐसी बुक हैं जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे लेखपाल में एक केस के लिए, एक क्वेश्चन के लिए लग गया था, जो है आ गया था जीवनपति का, तो उसमें रेफरेंस बुक डाली गई थी। कौन सी? उसमें रेफरेंस बुक डाली गई थी पृथ्वीनाथ पांडे की, और आराम से एक्सेप्ट हो गया था, वो क्वेश्चन आल में चला गया था। ठीक है, तो ये मान के चलिए, अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो ये मान्य होगा। तो इसलिए चीज़ों को याद रखिए। डाटा कहाँ से यूज हो रहा है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, तो बिल्कुल निसंदेह होकर पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये शब्दों का डिवीजन अगर नहीं भी दिख रहा है तो शब्दों का डिवीजन हो रहा है, शब्दों को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने शब्द की बात कर ली थी, पहले ही क्लास में, पहले ही दिन हमने शब्द की बात की थी। शब्द की बात हमने क्या की थी कि शब्द वो होते हैं जो वर्णों से मिलके बनते हैं। ठीक है, और वर्ण क्या होते हैं ये हम बात कर ही चुके हैं। वर्ण में भी कुछ होता है, अक्षर में और वर्ण में अंतर है। ठीक है, ये भी बात हुई थी। वर्ण क्या है, अक्षर क्या है और शब्द क्या है। देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ का और इसमें एक हलंत है, ये क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, बिल्कुल। अब इससे छोटा इसको नहीं किया जा सकता। अक्षर क्या होता है? जैसे का है और 2 से मिल गया, और जैसे काम, ये सब शब्द है। ठीक है, चाहे अर्थक हो या निरर्थक हो, ये सब शब्द हैं। ठीक है, तो तीनों में अंतर है। ध्वनि वनि में भी आपको मैंने बता दिया था, ध्वनि में, वर्ण में, सब में अंतर पूरा समझा दिया था। ये केवल आपको बस एक रेफरेंस देने के लिए मैंने यूज कर दिया कि शब्द क्या हैं। शब्द जो वो हैं जो वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको कि अक्षरों के मेल से बनते हैं, तो दोनों बात एक ही लगभग होती है। बस हाँ, 2-3 चीज़ें हैं कि भाषा का सबसे छोटा रूप अगर पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे वर्ण, और बोलेगा अगर लिखित रूप वर्ण होता है। अगर बोलता है कि बोलने में सबसे छोटा है तो ध्वनि, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, उसी को लिपि भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि भाषा का सबसे छोटा सार्थक रूप तो शब्द। सार्थक यानी जो कुछ अर्थ दे दे, जिससे आप कुछ समझ सको कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे आम, काम, दाम, धाम, कुछ भी तो अर्थ देता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये भी है कि शब्द के कितने भेद हैं। शब्द के सबसे पहले लिखिए 2 भेद हैं, इसको सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। किसी भी किताब को उठाएंगे तो ये तो 2 ये देगा। एक होता है निरर्थक, जिसका अर्थ ना हो, और एक होता है सार्थक, जिसका कुछ अर्थ हो। निरर्थक के भी अर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है, बट निरर्थक ही हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे गांव में बहुत भयंकर तरीके से यूज होता है इनका, जैसे क्या कहते हैं, आम वाम लाओ। ठीक है, तो वहाँ वाम का देखिए हो सकता है कहीं उसका यूज हो, बट आम के साथ वाम का कोई बहुत अच्छा मेल नहीं है, वाम वहाँ निरर्थक है। जैसे बोल दिया जाता है रास्ता वास्ता साफ है, घर वर ठीक है, तो घर ठीक होने का मतलब ये थोड़ी है, वर का मतलब तो वैसे दूल्हा होता है, बट वहाँ उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, पेड़ वेड़, हम लोग गाँव में बहुत उसका पड़ा हुआ पड़ा। ठीक है, रास्ता वास्ता, घर वर,
घर दुआर, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए खाना वाना, ठीक है, जवान ववान, ऐसे बोलते नहीं हैं, बहुत सारे बोलते हैं। भैंस वैंस, गाय वाय, तो इससे कोई मतलब है? गाय का मतलब है, वाय का मतलब नहीं है। तो यही निरर्थक है, मतलब ये समझिए एक प्रकार से ये निरर्थक होते हैं, यही इतना है। आपको समझना है तो इतना समझ लीजिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी मार्कर वार्कर, कपड़ा वपड़ा, गाँव में तो बढ़िया से यूज होता है, ठीक है। तो ये निरर्थक होते हैं, एक सार्थक के साथ एक निरर्थक, निरर्थक का वैसे भी कोई अर्थ नहीं होता। और भी आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। जैसे कोई पक्षी पक्षु की भाषा जो बोलते हैं वही समझ रहे हैं, जब आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके लिए निरर्थक हैं। जैसे कोई लिपि होगी, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि, आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निरर्थक ही हैं वो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको देखना है, अभी सबको समझना है। जो आपके अर्थ में आ जाए वही सार्थक है, जो आपके अर्थ में नहीं है वो निरर्थक है। बहुत छोटी सी बात है, इसकी परिभाषा क्या ही लिखोगे, इतना समझो जिस शब्द का आप प्रॉपर अर्थ जानते हैं, कहीं लिखा है, पढ़ा है, समझा है, वही सार्थक है। जिसका नहीं समझ में आया निरर्थक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसकी सार्थकता और निरर्थकता के आधार पर जब सार्थक को डिवाइड किया गया है, सारा डिवीजन ये सार्थक का है। अगर सार्थक के अंतर्गत देखोगे तो 1 2 3 1 4 डिवीजन है, बट हाँ ये नहीं पूछेगा कभी कि सार्थकता के आधार पर कितने डिवीजन है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसके अंदर का सब डिवीजन आएगा, ये सारे सार्थक के अंदर हैं, इसके अंदर के जितने हैं उनके मामले आते हैं। सार्थक में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। ये जितना लिखा गया है ये बनावट के आधार पे। अब आपसे यही सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कौन सा बनावट के आधार पे शब्दों का भेद है? अब ऑप्शन डालेगा वाचक, तत्सम, सर्वनाम, रूढ़। और आपको याद नहीं होगा तो आप यहीं बौला जाएंगे। या दूसरी तरीके से डाल देगा, इनमें से कौन सा बनावट के आधार पे नहीं है? ये तीनों बनावट का डालेगा, चौथा तत्सम डाल देगा। अब अगर कन्फ्यूज है तो कहीं ना कहीं यौगिक वौगिक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को कंफर्म रखिए कि ये बनावट के आधार पे हैं, ये उत्पत्ति के, ये अर्थ के, और ये विकार के। समझ रहे हैं? तो ये भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, पेपर में ये बहुत आता है। ऐसा नहीं कि ये नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत आम सी चीज़ लग रही है लेकिन आम सी चीज़ है नहीं, मैं वही बता तो रहा हूँ। ऐसे पूछ लेगा, इनमें से कौन सा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, और एक कोई और डाल देगा, रूढ़ डाल देगा, शंकर डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। आप लगा दोगे शंकर का विभेजन नहीं करता, अच्छी किताबें शंकर का विभेजन नहीं करते, भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चीज़ों को समझ के चलना है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि बनावट के आधार पर कितने भेद हैं। सबसे पहले लिखा है 3 भेद हैं, एकदम 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला रूढ़ि, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़ि। योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जैसे रूढ़ संख्या तो आप जानते होंगे, रूढ़ संख्या क्या होती हैं? जो खुद से कटती हैं या तो एक से कटती हैं, वही संख्याएँ रूढ़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि 2 3 5, ये सब संख्याएं हैं जो ऋण हैं, खुद से कटती हैं। ऐसे ही ऐसे शब्द जिनका एक कॉमन अर्थ हो, मतलब एक ही अर्थ हो, कोई विशेष ज़्यादा अर्थवर्थ ना हो, एक बार यूज हो, ये वही अर्थ दे जिसके लिए यूज होते हैं। जैसे आम की बात की जाए तो आपके दिमाग में एक आम का फल आ जाए, बता दो, आप इधर उधर मत जाओ, ठीक है। जैसे आपके लिए इमली बोला जाए, घर बोला जाए, कलम बोला जाए, पेन बोला जाए, बोर्ड बोला जाए, कुछ भी बोला जाए जिससे एक अर्थ आपके दिमाग में बन जाए कि हाँ इसका एक ही अर्थ है। ऐसा नहीं है आप इधर उधर दिमाग चलाना पड़े, एक कॉमन अर्थ आ जाए, वही रूढ़ है। मतलब रूढ़ का मतलब ही होता है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, अगर ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो कहीं भी जाइए इसको मारकर ही बोला जाए तो ये रूढ़ है, ठीक है। इसको कुछ और भी बोला जा सकता है तब दिक्कत है। हाँ हो सकता है किसी भाषा में इसको कुछ और भी कहे, लेकिन लिखने की चीज़ है तो मार्कर है, ठीक है। वो अर्थ बदल जाता है, पता लगे कोई अलग भाषा है, मान लीजिए कोई समझ लीजिए जनजातीय भाषा है, उसमें तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुई कुई करके बता दे कि ये है, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है उनका कोड अपना हो सकता है, लेकिन वो रूढ़ ही होगा, इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रयोग होगा। अगर किसी इसके लिए मैं ये सामने जो मेरे पड़ा है इसको मैं बोर्ड बोल रहा हूँ तो ये बोर्ड ही है, समझ रहे हैं। इसी तरीके से तो रूढ़ क्या होता है, बस एक पर्टिकुलर शब्द होना चाहिए, उसका एक सामान्य अर्थ हो, 20-25 अर्थ ना हो, ठीक है। योग रूढ़ क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक, यौगिक क्या होता है? जैसे कि हाँ आप रूढ़ में क्या क्या लिखोगे, जैसे आप लिख सकते हो घर, ठीक है, आम, इमली, कुछ भी लिख लो, बहुत सारे हो सकते हैं, जो आप सोच सकते हो सब हो सकते हैं। और यौगिक में क्या होता है? यौगिक में कम से कम 2 शब्द मिले, 2 रूढ़ शब्द मिलके एक शब्द बनाएं तो वो यौगिक हैं, ठीक है। 2 रूढ़ शब्द मिलके एक अर्थ बना दें वही यौगिक हैं। जैसे मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, सबसे आप यूज होता है विद्यालय, और विद्यालय के लिए आप देख ही रहे हैं क्या है, यौगिक शब्द है विद्यालय की नहीं, यौगिक है। देखिए विद्या प्लस आलय, विद्या का मतलब होता है अपनी अलग एक पर्टिकुलर चीज़ है, विद्या एजुकेशन, और आलय, आलय के लिए भी एक पर्टिकुलर है, यानी स्थान जहाँ किसी चीज़ का वास हो, घर के लिए आलय का प्रयोग होता है। तो विद्या का घर जो होगा वही विद्यालय होगा, ये एक पर्टिकुलर अर्थ भी देता है, यौगिक होकर एक पर्टिकुलर अर्थ दे रहा है।
कहीं भी जहाँ पे एजुकेशन हो रहा है वो विद्यालय हो जाएगा, एजुकेशन का ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद में भी और कुछ सारी चीज़ें होंगी तो उसका भी आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जैसे हिमालय, ऐसे कोई बस हाँ ये होना चाहिए कि उसमें से आप 2 शब्द तोड़ सके, 3 शब्द तोड़ सके, 4 शब्द तोड़ सके, हिमालय, ठीक है, 3-4 शब्द तोड़ सकें, ठीक है। जैसे गौशाला, ठीक है, जैसे और सारे कोई भी जिसमें आपको एक पर्टिकुलर 2 शब्द मिल जाए, हिमालय, विद्यालय, गौशाला, ठीक है। और जैसे आम्र वाटिका, ठीक है, आम्र प्लस वाटिका, आम्र वाटिका। जैसे मैं और भी बोल दूँ, कोई भी आप बोलिए जिस चीज़ से आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये 2 शब्द हैं मिलके बन रहे हैं, वही यौगिक है। 2 शब्दों के मेल से एटलीस्ट 2 शब्द होने चाहिए, एटलीस्ट 2 से कितने भी ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट 2 शब्द जरूर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 शब्द मिलके एक अर्थ देते हैं, पर्टिकुलर कोई अर्थ दे दें, वही चीज़ होता है क्या, आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द है ये, इसके पीछे भले नहीं लिखा है बट ये देखिए बनावट के आधार पे शब्द हैं और यौगिक शब्द हैं। बोर्ड छोटा है, लिखना आसान नहीं है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। जैसे कोई 2 शब्द हैं, हिम प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, गौ प्लस शाला, कहीं भी जैसे जिसमें सफिक्स प्रीफिक्स लगे रहते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी है कि दोनों का एक प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक का अर्थ निकल रहा है, एक का अर्थ नहीं लिखा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे और कोई भी आप बताइए जिससे मिलने से, जैसे कलमकार, कलमकार यानी जो कलम बनाए वो कलमकार, ठीक है। तो कलम का अलग अर्थ है, कार का मतलब करने वाला, कलमकार। तो मतलब अर्थ दोनों का निकलना चाहिए अलग अलग, कोई निरर्थक ना जाए। जैसे कि और कोई भी बता दीजिए, जैसे कि जो भी आपको समझ में आए, ऐसा जो मिनिमम 2 होना चाहिए, मिनिमम 2 शब्द से मिलके बने, ठीक है, वो हो जाएगा यौगिक शब्द। अब योग ऋण क्या है? योग ऋण को याद करना सबसे आसान होता है। एक चीज़ याद रखिए, योग ऋण वही होगा जो बहुब्रीहि समास हो। बहुब्रीहि समास समझते हैं ना, बस वही बहुब्रीहि समास ही योग ऋण होता है। बहुब्रीहि समास जितने भी होंगे सब योग ऋण में ही जाएंगे। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। 2 शब्द मिलें और अपना अर्थ खो दें, अपने अर्थ के विपरीत चले जाएं या अर्थ कोई अन्य दे दें। जैसे इसका सबसे एक फेमस आता है पंकज, ठीक है। ये 2 चीज़ से है, ये पंक प्लस अज से बना है, लेकिन इसमें पंक का मतलब होता है कीचड़ और अज का मतलब होता है जन्मा। लिख दे रहा हूँ साफ साफ, देखिए पंकज का जो एक्चुअल मतलब होता है पंकज का, वो होता है जो पंख में अजय, यानी पंकज यानी जो क्या हो, कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है, कीचड़ में जन्मा। तो कीचड़ में बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। कीचड़ में क्या होगा, बहुत सारे कीट कीटाणु होते हैं। कीचड़ में तो कीचड़ ही जन्म लेता है, सबसे पहली चीज़ हुआ, नॉर्मल सी चीज़। कीचड़ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमल खिलता है, ठीक है। और कीचड़ में बहुत सारे जानवर भी जन्म लेते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बट इस वाले पंकज का एक पर्टिकुलर अर्थ होता है। देखिए 2 शब्द से मिलके बनता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अर्थ देता है। ये किसका, कमल का, किसी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, पंकज। जलज, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपको बताता हूँ। जलज, जलज भी इसी का है, जलज भी इसी का है। जो जल में अजय, जो जल में पैदा हो, जो जल में पैदा हो वो होगा जलज। तो जल में मछलियाँ पैदा होती हैं, जल में जितने जल में रहते हैं जानवर सारे पैदा होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में प्रयोग होता है कमल के लिए। और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, चलिए देखते रहिए। जैसे होता है, एक होता है, आप किसी का भी और उठा लीजिए बहुब्रीहि समास। जैसे आप ले लीजिए पंचानन, या लिख दीजिए आप लिख लीजिए गंगाधर। जैसे गंगाधर, ठीक है, जो गंगा को धारण करे वही गंगाधर है, ठीक है, कोई भी हो। तो ये लेकिन पर्टिकुलरली प्रयोग होता है किसके लिए, पर्टिकुलर प्रयोग होता है शंकर जी के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एक होता है बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, तो जिसके पाड़ में यानी हाथ में बीड़ा है, जिसके पास बीड़ा है वही क्या है, बीड़ा पाड़ है। मैं भी अगर बीड़ा ले लूँ बीड़ा पाड़ हो जाऊंगा, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रयोग किसके लिए होता है, सरस्वती जी के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे चक्रधारी, कोई भी बहुब्रीहि समास आप ढूंढिए, चक्रधारी, तो चक्रधारी में जो चक्र को धारण करे वही चक्रधारी है। बट ये पर्टिकुलर किसके लिए जाता है, पर्टिकुलरली जाता है किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए। ऐसे कोई भी शब्द है, जैसे कि आ जाता है लंबोदर, जिसका उदर लंबा है,
तो क्या किसी का पेट बड़ा है, लंबा है, उसको लंबोदर कह सकते हो, बट ये पर्टिकुलर प्रयोग होता है गणेश जी के लिए। तो कोई चीज़ मतलब अर्थ तो बहुत सारी दे रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है, वही होता है योग रूढ़। मतलब 2-3 चीज़ों से बने, ठीक है, लंबा प्लस उदर, जिसका लंबा है क्या, उदर, पेट, वही लंबोदर है। 2 शब्द मिलके बने, लेकिन अर्थ एक विशेष दे दिया किसी विशेष पर्सन के लिए, वही होता है क्या, योग रूढ़। तो ये समझना तो बहुत आसान है, और यौगिक समझना तो आसान है ही है, ठीक है। और रूढ़ तो बता ही दिए, रूढ़ एक शब्द होता है पर्टिकुलर, 2 शब्द उसमें नहीं होते, तोड़ेंगे तो वर्ण मिलेगा, एक ही शब्द से बनना चाहिए, ठीक है, भले कितना भी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन शब्द एक ही हो, अर्थक हो। अगर ऐसा नहीं ज़बरदस्ती तोड़ दो, उसका जब अर्थ ना रह जाएगा तो वो शब्द भी नहीं रह जाएगा। तो ये हम सबसे पहले तो सार्थक के अंतर्गत इसको तोड़ रहे हैं, तो सबसे कम से कम इतना जरिए तोड़िए तो सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ज़बरदस्ती रूढ़ को तोड़ें, जैसे मैंने आम लिख दिया, अब इसको आप ज़बरदस्ती तोड़ रहे हैं, आ प्लस माँ कर रहे हैं, इसका अर्थ भी तो पर्टिकुलर दोनों का निकलना चाहिए, तभी तो ये सार्थक में आएगा। सार्थक की श्रेणी में सबको डिवाइड किया गया ना, तो इतना समझना होता है, ठीक है। अभी और कुछ पूछना होगा तो बताइएगा, बता देंगे। अब ये सेशन हुआ ख़त्म बनावट के आधार पे। अब इसको करने का हो तो इरेज, नहीं तो लिखने में होगी समस्या। तो इसको इरेज कर रहे हैं, बैक करके देख लीजिएगा, ठीक। अब सार्थकता के आधार पे बाकी को देखते हैं। अब सार्थक में बनावट का आधार हो गया, यहाँ बनावट लिखा रहने दीजिए, बाकी भी कर देंगे। अब आ गई उत्पत्ति के आधार पे, और उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद हैं 4। इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी चीज़ है, इतना ज़रूरी है इसको लिखना कि ये 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, कि आपको क्या बताएं, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है तत्सम। पेपर में बहुत बार पूछा तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तो तत्सम शब्द वही शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए, उनका कोई विकार नहीं हुआ, और हिंदी में आराम से प्रयोग हो रहे हैं, कोई विकार नहीं किया गया, मतलब उनको थोड़ा सा भी टच नहीं किया गया, ठीक है। अगर लक्ष्मण लिखा जा रहा है तो लक्ष्मण ही लिखा जाए, उसको कछमण ना किया जाए, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा है जो संस्कृत में जैसा था वैसे ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं गया, ठीक। जैसे जिह्वा, जिह्वा एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे पत्र, पत्र, ठीक है, पन्ने को पत्र कहते हैं संस्कृत में, जैसे दही को दधी कहते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे गेहूँ को गोधूम कहते हैं, ठीक है, गोधूम कहते हैं उसको, और बहुत सारा होता है, ये कहते हैं, ऐसे जितने भी शब्द आपको संस्कृत में दिखते हैं उनकी बात होती है, ठीक। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक इसकी परिभाषा यही है कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में एज इट इज प्रयोग हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया, वही हैं तत्सम। और तत्सम शब्द आप समझ रहे हैं कितने होते हैं, बहुत सारी, एक डिक्शनरी है उसकी, लगभग 300-400 शब्द हैं, उसको याद करना होता है, लेकिन आपको 300-400 नहीं, आप स्पेसिफिक कम से कम 100-150 याद रखिए, स्पेसिफिक बिल्कुल जो स्पेसिफिक हैं। दही, दही का, दूध का दुग्ध होता है, जैसे गेहूं का गोधूम होता है, ठीक है, जैसे उपटन का उद्वर्तन होता है, ठीक है, हल्दी का हरिद्र का हरिद्र होता है। और जैसे कि कोई भी चीज़ है जिसका आपको पता हो, आप पूछेगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो याद ही है, कोई भी पूछिएगा तो इसी तरीके से होता है। जैसे कोई और आए, ठीक है, जैसे फूल का पुष्प होता है, ठीक, संस्कृत की बात है ये, ठीक है। और कोई भी चीज़ है आप बताइएगा, बताएंगे। जब बाल का केस होता है, हाथ का हस्त होता है, उंगली का अंगुलिका होता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जितने भी होती हैं वही होता है संस्कृत का शब्द। अब आता है तद्भव। तो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में थोड़ा बहुत बदलाव के साथ एक्सेप्ट किए गए हैं वो हैं तद्भव। अगर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, जैसे कलम, जैसे कलम लिखा जाता है, हिंदी का शब्द है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप गेहूँ को यूज करते हैं, वो गोधूम का है, उसको थोड़ा बदल के गेहूँ में बना दिया गया। जैसे दूध को दुग्ध कहा जाता है, हम लोग दूध लिखते हैं, ठीक है। घी को वहाँ घृत कहा जाता है, हम घी लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, जो शब्द, बस इतने परिभाषा रखिए, बाकी शब्द आपको याद करना पड़ेगा। ये परिभाषा है कि संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में तो आए लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ, वो है तद्भव, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हिंदी में आराम से प्रयोग हो रहा है, संस्कृत में भी प्रयोग हो रहा है, वो है तत्सम। अब आता है देशज। देशज की परिभाषा यही है कि ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का कोई विशेष आपको ज्ञान ना हो कि कहाँ से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं लोटा, ठीक है, लोटा वोटा को आपको पता ही नहीं होगा कि लोटा क्या है, ठीक है। कुछ क्षेत्रीय चीज़ें और भी होती हैं, क्षेत्रीय भाषा में भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। जैसे कि जो धान वगैरह लगता है उसके पेड़ी को कहते हैं बेरन। अब बेरन हम लोग क्या कहते हैं, कहीं कुछ और कहते होंगे, कहीं कुछ और कहते हैं, उसकी उत्पत्ति का आपको शब्द नहीं पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, जैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई विशेष पता नहीं है कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो पर्टिकुलर कुछ रीजन में, क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि आप यहाँ कुछ और कहते हैं, कहीं 2-4 किलोमीटर और कुछ कहते हैं, 10 किलोमीटर कुछ और कहते हैं, चीज़ वही एक ही है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। और होते हैं विदेशज।
कुछ ऐसे शब्द जो विदेशों से ले लिए गए हैं, जैसे कुछ इंग्लिश से हम लोग डॉक्टर यूज करते हैं, ठीक है। रेलवेज ये इंग्लिश का शब्द है। जैसे अरबी फारसी में भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे वकील, ठीक है, जैसे वकील हो गया, तीमारदार हो गया, ऐसे सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आलपिन का प्रयोग करते हैं, जैसे रिक्शे का प्रयोग करते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इतने सारे शब्द हैं, वो सब विदेशज में आते हैं। हाँ, कुछ अरबी फारसी हैं, ठीक है, अरबी फारसी के ज़्यादा शब्द हैं। देखिए फारसी हमारी एक लैंग्वेज थी अकबर काल के समय, यानी इसमें आप मुग़ल काल कहते हैं, मुग़ल के समय फारसी हमारी भाषा थी, तो फारसी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसी प्रयोग से हम बता रहे हैं आपको कि जो ये होता है विदेशज, विदेशज की बात कर रहे हैं। सारी भाषाएँ जो इन तीनों से परे हैं वो विदेशज हैं, जो विदेशों से ली गई हैं, किसी भी भाषा से ली गई हो। जैसे हमारे यहाँ जापानी शब्द भी रिक्शा वगैरह मिलता है, ठीक है। रिपोर्टाज भी विदेशी शब्द है कुछ, ठीक है। पुर्तगीज बहुत सारे शब्द हैं, इसमें शरीफा, पपीता, ये सब जो आता है ये सब पुर्तगीज शब्द है। पुर्तगाल वाले भी आए थे, फ्रांस भी आए थे, तो सब आए हैं, तो फ्रेंच भी अपने यहाँ प्रयोग होता है। तो जो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी से आए हैं और प्रयोग हो रहे हैं, उनको विदेशी में रखा जाता है, ठीक। संकर क्या होता है, ये प्रयोग में नहीं है, इसको बाहर रखा जाता है। ये चार मेन है उत्पत्ति के आधार पे, ये तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संकर को मत रखिएगा, लेकिन हाँ संकर पेपर में आता है। संकर का मतलब होता है जो दो भाषाओं से मिलके बने, चाहे तत्सम तद्भव मिल जाए, चाहे देशज विदेशज मिल जाए, या ये मिल जाए, या ये मिल जाए, कोई भी मिले, बस 2-3 भाषाएं मिले, संकर यानी मिक्स हो जाना, हाइब्रिड हो जाना। हाइब्रिड होता है संकर का मतलब इंग्लिश में। तो संकर तभी होगा जब कोई दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी, दो भाषाएं मिल जाएंगी। जैसे ठीक है, जैसे रेलगाड़ी आती है, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है। एक आपको दिख रहा है क्या, रेल, ये होता है इंग्लिश का शब्द, और एक आपको दिख रही है गाड़ी फारसी अरबी में, ठीक है, और बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तीमारदार जैसे होता है, तो तीमार हो गया था अरबी फारसी और दार अलग का। तो इसी तरीके से जितने आपको देशज विदेशज से मिलते दिखें, ठीक है, कोई भी हो, जैसे तत्सम और तद्भव का मिला दिया जाए, ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है संकर। संकर का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलके बनी हो। इस पर आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये चार हैं, याद रखना, ये अलग है संकर, बस समझ के चलना है, इसको समझने के लिए लिख दिए थे, ठीक है। अब इसको चलते हैं, मिलनी इसको पकड़ते हैं, 1 सेकंड देख लें कितनी मिनट की लगभग क्लास हुई अभी। लंबी हो जाएगी क्लास, इसके बाद इसको छोड़ देंगे, हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अब दिख ही रहा है, बाकी कुछ करना नहीं है, खाली इसको समझ लेते जल्दी से बस। वाचक, लक्षणिक और व्यंजना। वाचक क्या है, लक्षणिक क्या है, व्यंजना क्या है। देखिए वाचक क्या है, वाचक एक्चुअल में रूढ़ शब्द को ही वाचक बोल सकते हैं आप। जब अर्थ के आधार पर डिवीजन होता है तो 3 होते हैं, और 3 में वाचक होते हैं और लक्षणिक होते हैं और व्यंजना होते हैं। जब किसी को देख के आप पर्टिकुलर जो समझ जाते हैं कि हाँ ये यही चीज़ है, जैसे ये पेन है, ये कलम है, वही रूढ़ शब्द बिल्कुल वाचक है। यहाँ वाचक में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा देख रहे हैं वैसे। जैसे फ़ोन है तो फ़ोन कहेंगे, ठीक है, कपड़ा है तो कपड़ा कहेंगे, गिलास है तो गिलास कहें, पेन है तो पेन है, हाथ को हाथ कहें, ठीक है, सिर को सिर कहें। बेसिक चीज़ जो जैसे दिख रही है, जैसे अर्थ में आपको दिख रही है कि हाँ अर्थ इसका यही निकलेगा, वही है, तो वो चीज़ वही दिखेगी, वही चीज़ होता है आपका वाचक। यहाँ मेन है लक्षणिक और व्यंजना, जिसके लक्षण आपको जैसे दिखें उसके बाद आप उसको एक नाम दें, ठीक है। जैसे कोई आप लोग देख रहे हैं, कोई लड़का है, गाँव में बहुत होता है, जैसे मम्मी पापा, आप कोई भी है, आप गुस्सा हो गया आपके ऊपर, तो जैसे आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आपसे गुस्सा होगा तो आपको कह देंगे कुत्ता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते हैं, ठीक है। आपकी हरकतें अजीब तरीके से, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, बार बार पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अगर मास्टर गधा कर देगा, इसका मतलब थोड़ी आप गधा हैं। आपके लक्षण अगर जैसे दिखते हैं इंसान, जैसे आप चीज़ों को पढ़ते हैं, एक ही बार में रट लेते हैं, रट के बोलते हैं, तो आपको कहेंगे तोता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप तोता हैं। आपके अंदर कुछ लक्षण उसके दिखते हैं। आप बहुत चालाक है, आपको बोल दिया जाएगा लोमड़ी हैं, तो लोमड़ी होने का मतलब ये थोड़ी कि आप लोमड़ी हैं। आपके अंदर लक्षण जो है वो लोमड़ी जैसे हैं। अर्थ जो दिखता है वो, देखिए वाचक सेम है। आम को आम कहना, कलम को कलम, वो वाचक है। आम को देखो आप और वो दिल शेप करे, आप उसको हार्ट कह दो, तो क्या आम वो हार्ट हो जाएगा, यानी वो दिल हो जाएगा आम। या आप लोग आम को और किसी शेप में देख लो, ठीक, हो सकता है कुछ दिन बाद आम ऐसे आ जाए, तो आम को आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप उसको वर्ग कह दें तो वर्ग थोड़ी हो जाएगा, आम तो आम ही रहेगा, लेकिन उसके लक्षण जैसे दिख रहे हैं वैसा बोल देना होता है लक्षणिक, लक्षणा। इसका 3 होता है, वाचक, लक्षणा और व्यंजना, 3 होते हैं। और लक्षण आपको बता ही रहे हैं, लक्षण देख के आपको बोलना, ठीक है। जैसे आपको कोई बोले कि पैंट सिला के लाए और बड़ी ना हो, छोटी हो, आधी दिखे, आप उसको बोलोगे क्या, बॉक्सर बोल दोगे? तो ऐसा नहीं है, जैसे देख के लग रहा है आपको, आप वैसे बोलें। आप लक्षण को उसके देखें, महसूस करें, उस चीज़ों से होता है, ठीक है। गाँव या कहीं भी बहुत सारा प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है कोई चीज़। जैसे कि अगर किसी की हरकतें अजीब हैं, इधर उधर की बातें कर रहा है, चोर उचक्के टाइप की हरकत, तो आप उसको चोर कह दे रहे हैं, हो सकता है ना भी हो, लेकिन लक्षण दिखते हैं तो आप कह देंगे, ठीक है। किसी की हरकतें जासूसी टाइप की हैं तो आप उसको जासूस बोल दे रहे हैं, इंसान ही है, जासूस कह दे रहे हैं। तो जिस तरीके से हरकत आपको किसी के अंदर दिखती है, किसी जानवर की,
कोई बहुत अच्छा मीठा बोल रहा है, आप बोल रहे हो कि इसका शब्द ही गुड़ है, तो इसका मतलब गुड़ थोड़ी है वो, ठीक है। वो उसकी भाषा अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा है। तो कोई जानवर की विशेषता या किसी अन्य चीज़ की कंपेरिजन में आ जाए तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आप चालाक, लोमड़ी जैसा चालाक होना, तोते जैसा रटने वाला, कौवे जैसी चेष्टा होगी आपके तो बोलेगे तुम तो भैया कौवा हो एकदम, ठीक है। कुत्ते जैसा सोने वाला, एक होता नहीं है सब, काक चेष्टा व को ध्यानम स्वान निंदा तथे ऊंचा टाइप का, वैसे ही जो कम खाए विद्यार्थी, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ जो प्रयोग हो, लक्षण देख के आपको जो फील हो वही लक्षण, ठीक है। इतना तो आप समझ पाए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब आता है व्यंजना। व्यंजना कुछ भी नहीं है। व्यंजना एक प्रकार से प्रहास भी माना जाता है। प्रहास का मतलब आपके ऊपर जैसे बोली बोलना या किसी अजीब तरह की कोडिंग से मतलब होता है। व्यंजना का मतलब होता है या कोई कोड लैंग्वेज का प्रयोग कर दिया जाए। कोड लैंग्वेज का मतलब मैं आम को ऐसे कोड करूँ, बिकॉज आप मूवीज़ बहुत देखते हैं, उसमें किसी शहर को जैसे डिकोड करना है, जैसे मान लीजिए मुझे अयोध्या को डिकोड करना है, तो अयोध्या का एक कोड होता है 42 का, यूपी 42 है। 42 को मैं तोड़ ताड़ के 4 दूनी 8 12 कुछ कोडिंग करके लिख दूँ, इसका मतलब समझने वाला उसको समझ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, तो वो चीज़ होता है। या व्यंजना का मतलब जैसे आप समझ लीजिए बोली बोलना, ठीक है। जिस चोर चोरी करने जा रहा है और दो लोग मान लीजिए बात कर रहे हैं, ये एक बुक में लिखी है, तो दो लोग बात कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि रात कितनी अंधेरी है। देखिए रात तो अंधेरी ही होती है, रात उजाली नहीं होती। तो वहाँ अंधेरे का मतलब यह है कि अच्छी रात है चोरी चकारी करने के लिए, ठीक है, उसके हिसाब से ठीक है। जैसे कोई आपको देखे, आपकी हरकतें ठीक नहीं है, फिर भी आपको बोल दें हम जानते हैं तुम कितना काबिल हो। देहाती में बहुत बोलते हैं कि हम जान रहे हैं तुम कितने काबिल हो। इसका मतलब ये थोड़ी तुम काबिल हो, उल्टा बोला जा रहा है, आपके ऊपर बोली बोली जा रही है कि आप काबिल नहीं हो, ठीक है। जैसे कोई आप अभी 2 दिन गाड़ी चलाए सीखे हुए हैं, तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम गाड़ी अच्छी चलाते हैं, तो आप कोई सामने बोलते हैं हम जानते हैं कितनी अच्छी गाड़ी चलाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो। कोई आपको बोली बोल दे तो बहुत सुंदर हो, मान लो नहीं भी हो, ठीक है। जैसे मेरी राइटिंग है, कोई बोले कि बहुत अच्छा लिखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अच्छा लिखते हैं, उल्टा भी हो सकता है कि हम ना ही अच्छा लिखते हो। तो व्यंजना का मतलब यही होता है कि अर्थ कुछ और होना, बोला तो कुछ और जा रहा है, बट उसका अर्थ एक्चुअल में वो नहीं है जो उसको बोला जा रहा है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी चीज़ को जितना समझाया अभी तक। बाकी जो चीज़ें नहीं समझ में आती आगे की क्लास में हो जाएंगी, और ये चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं, इसको अलग से विकारी अभिकारी को समझेंगे, ठीक है। इसमें पूरा समय लगेगा ठीक ठाक, इसका पूरा चैप्टर होगा, संज्ञा सर्वनाम सब पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, और इसको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। व्यंजना का मतलब इतना समझ लीजिए कि कोई बोली बोल रहा है, आपको ऐसा फील हो कि ये अलग बोली बोली जा रही है, कि जो बोला गया उसका एग्जैक्ट वो अर्थ नहीं होना, ठीक है। ऐसे बोल दीजिए मिठाई कितनी मीठी है, अब मिठाई है तो मीठी होगी, वो खट्टी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अगर मिठाई है तो समझ रहे हैं ना। जैसे हो जाए कि खेल के मैदान में खेल हो रहा है, तो खेल के मैदान में खेल ही होगा, ठीक है, गेम, लेकिन अब उसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, इसका मतलब कुछ और हो रहा है अंदर। ऐसा समझो, आपको कोडिंग हो जाती है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ा अंदर की बात है लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। नहीं समझे तो बाकी जितना समझ में आएगा बोलिएगा, और जो ना हो आप मैसेज करिए, बताया जाएगा। बाकी शेयर ज़रूर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका।